नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सियासी जंग दिन ब दिन तेज हो रही है। अखिलेश यादव सरकार पर माफिया के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं कोडीन कफ सिरप मामले में, तो योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को ही माफियाओं की पार्टी बता दिया है। सवाल यह है कि इस बार पलटवार का यूपी की चुनावी राजनीति पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस बहस के केंद्र में वो पूर्वांचल है, जहां पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपा से कड़ी टक्कर मिली थी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, पहला सवाल तो वही जिसका जिक्र मैंने अपनी भूमिका में किया कि हम लगातार देख रहे हैं कि वार पलटवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच। आप कैसे देखते हैं इसे? अगर ब्लैक एंड व्हाइट में ये कहा जाए कि कौन भारी, किसको फायदा, आपका क्या एनालिसिस है इस पूरी सियासी जंग पर? बहुत शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ऐसा है कि मैंने पूरा बयान देखा उनका, योगी आदित्यनाथ का भी, अखिलेश यादव का भी। उन्होंने दो नमूने से शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद सारे यादव नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो हैं, ये कोडिन सिरप जो है उसमें ये सारे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। पहले उन्होंने कहा कि सपा ने बनारसी से इलेक्शन लड़ाया था, उसके बाद कहा नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा तो क्या हुआ, अखिलेश के साथ फोटो है उसकी। इस तरह की बातें उन्होंने की। अखिलेश यादव ने अपने पलटवार में फिर वही पुराना अपना एक खूबसूरत सा अंदाज है उनका, कि उसे ले गए दो नमूनों पर दिल्ली लेके चले गए। और उनको अपनी पार्टी के अंदर ऐसे नहीं कहना चाहिए, पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अखिलेश यादव ने उसको घुमाया। मैं समझता हूं कि ये जो जंग है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में और बात कहा, नाम गिनाए उन्होंने सारे यादव नाम, और उसके बाद उनका फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। फातिहा का लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने उस लाइन को पकड़े रखा, उस पिच को पकड़े रखा जो पिच वो पकड़े रहते हैं। अंतिम अरदास और या कोई भी शब्द कहने की जगह पे उन्होंने फातिहा शब्द का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव यही चाहते हैं। अखिलेश चाहते हैं कि वो यादव 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 कहें और हम क्षत्रिय 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 कहें। और अगर योगी आदित्यनाथ इसको यादव बनाम क्षत्रिय बनाते हैं तो इसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का है। अखिलेश ने इस बात को लोकसभा के चुनाव में महसूस किया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि किस तरह से लोकसभा में जो ओबीसी, जिसका बाद में उन्होंने नाम पीडीए दे दिया, उसका वोट किस तरह मिला और कैसे समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई लोकसभा में। मेरा अपना एनालिसिस यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर भी क्षत्रिय की भूमिका ऐसी नहीं है कि वो चुनाव को एकदम बदल के रख दे, बल्कि उसके नुकसान आते हैं। स्पेशली पूरब में सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, क्या कहते हैं, ये जो सोशल जस्टिस के मूवमेंट है, चाहे वो वीपी सिंह का रहा हो या उससे पहले काशीराम का रहा हो या उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों का, पूरब में हमेशा बोलबाला रहा है। और पूरब जो है उसका असर वहां से शुरू होता है, बिहार तक जाता है। वो हिस्सा आप याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ 17 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी ही सीट हार गए थे निषाद उम्मीदवार से। तो वो चीज भूलने वाली नहीं है जी। अखिलेश यही चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ, पहली बार मैं देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ अखिलेश के बीच पे खेल रहा है, नीरज जी। बिल्कुल। चूंकि पूर्वांचल, मैं आपसे यही था कि चूंकि इस राजनीति के केंद्र में हमें पूर्वांचल दिखता है, तो पूर्वांचल की जमीन पर इसका क्या असर है, जिसका कमोबेश जवाब आपने दिया। हालांकि मैं उसे और विस्तार में चाहूंगा, लेकिन मेरा अगला सवाल यह भी है कि पूर्वांचल की राजनीति के नजरिए से बीजेपी ने एक और दांव भी तो खेल ही दिया है ना, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाकर, जो कि पूर्वांचल से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। यानी दो दो दांव एक साथ खेल दिए हैं, और उसमें पूर्वांचल की राजनीति सधती है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश का अलग अलग हिस्सा है, पूर्वांचल हो गया, मध्यांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ये इस हिस्से के हिसाब से अगर आप देखें तो मुलायम सिंह यादव जो थे वो इटावा से आते थे, लेकिन पूरे प्रदेश विकास के नेता थे। इसी तरह से मायावती गाजियाबाद से आती थी और उसके बाद प्रदेश की नेता थी। तो वो
उन जातियों के नेता थे। मुलायम सिंह यादव हो या मायावती हो, मायावती अपनी जाति की एकमात्र जो है वो सिपह सलार बन गई, मुलायम सिंह यादव अपनी जात के बन गए। लेकिन मुलायम सिंह ने छत्र बना रखे थे। जैसे पूरब में उनके पास जनेश्वर मिश्रा भी थे, उसके बाद राम गोविंद चौधरी भी थे, अंबिका चौधरी भी थे। तो इस तरह से उनका पूरब में तमाम तरह के, बलराम यादव भी थे, उसके बाद अफजाल अंसारी भी थे, मित्र सेन यादव भी थे। तो पूरब में उनके पास पूरी एक टोली हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ भी पूरब से, प्रदेश अध्यक्ष भी पूरब से, योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से, प्रदेश अध्यक्ष भी गोरखपुर से, एक कुर्मी एक क्षत्रिय। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला मेरे समझ में तो नहीं आया कि एक ही जिले से, एक ही जगह से दो लोग, दोनों जो सबसे मजबूत पद हैं उन्हीं के पास चले गए, और तीसरा भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष लीजिए साहब वो भी पूरब से, बिहार उत्तर प्रदेश का वो बॉर्डर है उसे पूरब में ही मान सकते हैं। तो ये पूरा पूरब पूरब करके बीजेपी ने कौन सा गेम प्लान उनका है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर समझ सकती है। मेरा अपना मानना है कि गोरखपुर पूरब का एक मरकज नहीं है। गोरखपुर से ज्यादा पूरब को अगर आपको समझना है तो जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, ये पूरब के वो हिस्से हैं जहां पर समाजवादी पार्टी हमेशा से, जब से क्या कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने वहां पर कदम रखा, मजबूत रही। उस वर्चस्व को बहुजन समाज पार्टी तोड़ पाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में ओम प्रकाश राजभर को साथ किया, तब थोड़ी सी सफलता उनको मिली। मोदी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े तो उसका एक फायदा उनको मिला। तो ये पूरब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बहुत समझ लीजिए कि बहुत उनकी फेवरेबल नहीं, क्योंकि कुर्मी वोट भी नहीं है पूरब में। कुर्मी वोट जो है पूरब में बहुत ज्यादा नहीं है, और कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष है। क्षत्रिय वोट भी आप जहां से क्षत्रिय जीता करते थे वहां पर भी आप क्षत्रिय हार गए। आजमगढ़ में संतोष सिंह भी जीत जाया करते थे कांग्रेस के, आजमगढ़ में उसके बाद से क्षत्रिय एमपी नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जाति की राजनीति में ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाद में काम करता है, पहले काम करती है जाति। और पूरब में अगर ठाकुर बनाम होता है, ठाकुर बनाम यादव, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव इसमें बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन चूंकि हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूरब की बात कर रहे हैं, तो जब आप कागज पे देखते हैं, आपने जिक्र किया उससे मैं वहीं से सवाल ले रहा हूं, जब हम कागज पे देखते हैं तो बीजेपी के पास सहयोगियों की पूरी सेना है। अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, फिर खुद पूरब से आना सीएम का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी यानी पूरब से लड़ना, खुद प्रदेश अध्यक्ष का पूरब से होना। तो जब ऐसे देखते हैं थियोरेटिकली तो पूरब तो एक मजबूत किला नजर आता है बीजेपी का। फिर कहां पे समाजवादी पार्टी कड़ी चुनौती देती है या बाजी मारती है? देखिए, ऐसा है कि पूरब में आपने जो समीकरण बताया है, कागज पे ये समझ में आता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन बलिया से लेके आजमगढ़ के या गाजीपुर के बीच में आप देखिए तो ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट नहीं बचा पाते, संजय निषाद अपने बेटे की सीट नहीं बचा पाते हैं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के गठबंधन के बाद कितनी मुश्किल से ये चुनाव जीत पाई है हमारे आपके सामने। 2 में से 1 रह गई, 2 में से 1 सीट रह गई उनकी भी 2 में से 1 रहेगी, अपनी सीट भी उनकी जाते जाते बची। मतलब आप समझिए कि अनुप्रिया पटेल का बड़ा कॉन्टेस्ट था इस बार जाति, जैसा मोदी की सीट जो है मतलब कितनी लीड हुआ करती, कहां पहुंच गई, ये हमारे आपके नजर के सामने है। तो ये एक ही आपने जैसे कहा ना, चलिए ये बात भी आपकी बहुत ही फेवरेबल है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, लेकिन बीजेपी को भी इस पर भी सोचना होगा कि पूरब में उनके पास गठबंधन भी है, पूरब से उनके पास मुख्यमंत्री भी है, पूरब से उनके पास प्रदेश का अध्यक्ष भी है, पूरब में ही क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री जो है सांसद भी हैं। तो पूरब में ये सब कुछ होने के बावजूद पूरब का जातीय गणित सत्ता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पश्चिम के बाद अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो भी पूरब में, वो जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, आपके गाजीपुर हो, बली यहाँ का हिस्सा हो, आपके मिर्जापुर हो, भदोही हो, ये सारी बेल्ट जो है मुसलमानों की ठीक ठाक बेल्ट है। फिर यादव भी वहां खूब है। यादव जौनपुर से जब शुरू होता है तो जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, देवरिया में, और उसके बाद आपके मिर्जापुर में, भदोही में, ये यहाँ यादव भी खूब है, तो मऊ में। तो यादव मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर जो जाटो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसकी भी तादाद बिल्कुल पश्चिम की तरह है। जैसे पश्चिम में जाटो बहुत ज्यादा है,
उसी तरह अम्बेडकर नगर से जब शुरू होता है ये सिलसिला तो बिहार बॉर्डर तक चला जाता है, मुगलसराय तक चला जाता है। तो ये जो एक गणित है, इसमें अभी तो हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो तू मैं उसको देख रहे हैं। आने वाले कल में किस तरह से बदलता है माहौल, किस तरह से चेंज आता है, बीएसपी कैसे लड़ती है, कांग्रेस का क्या रुझान होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी हमेशा ये होता था कि अपनी पीछ पे खींच के लाती थी विपक्ष को। ममता को अपनी पीछ पे लेके आई, अखिलेश को अपनी पीछ पे लेके आई, उसके अलावा तमाम दूसरे लोगों को अपनी पीछ पे लेके आई। और लेकिन अब अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की पीछ पे पहुंच गई। बीजेपी समाजवादी पार्टी की पीछ पे है। तो अब सपा उनको अपनी पीछ पे ले आई है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पीछ पे खींच के लाती थी। सपा चाहती है कि ये ठाकुर बना रहे, उसको अखिलेश यादव और बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते हैं। और बीजेपी उसके जाल में, ट्रैप में फंसती जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किस तरीके से खेल बदला है और समाजवादी पार्टी ने अपनी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है बीजेपी को। पश्चिम में जाटव वोट ज्यादा है, ये साफ तौर पर नजर में आता है। हमारे आपने बताया शुरू में मायावती खुद गाजियाबाद से आती हैं और पश्चिम वैसे भी मजबूत किला रहा है, उनका मुख्यमंत्री रही है, पूरे राज्य में प्रभाव है, वो तो तय है। लेकिन आपने अभी कहा कि पूर्वांचल में भी एक पूरी बेल्ट है जहां पे जाटव वोट की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तो हमने बात की, लेकिन पूर्वांचल की इस राजनीति में आप मायावती को कहां देखते हैं पिछले दिनों के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बीएसपी के देखते हुए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 1989 में जब खाता पार्लियामेंट में खोला तो सब चौंक गए थे। मायावती बिजनौर से जीती थी तो रामकृष्ण यादव जो है वो आजमगढ़ से जीत गए थे। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितना ज्यादा जाटो होगा। यादव जाटो का वहां समीकरण बड़ा मजबूत था। रामकृष्ण यादव भी जीते, रमाकांत यादव वहां से 2 बार जीते, अकबर अहमद डंपी वहां से 2 बार जीते, मोहसिना किदवाई कांग्रेस से वहां से 1 बार जीती। तो ये मुस्लिम और जाटों का जो वहां का जब कांग्रेस के साथ था जो अनुसूचित जात का वोटर, तो मोहसिना किदवाई जीत गई। बीएसपी के साथ आ गया तो अकबर डंपी जीत गए, रामकृष्ण यादव जीत गए और रमाकांत यादव जीत गए। इसी तरह से आप मुख्तार अंसारी को देखिए। मुख्तार अंसारी मऊ से लड़ते थे, अफजाल अंसारी जो है वो एमपी हो गए बहुजन समाज पार्टी से, फिर समाजवादी पार्टी से भी जीत गए। चूंकि कॉम्बिनेशन यादव भी वहां खूब है और मुस्लिम भी वहां ठीक ठाक संख्या में है। बहुजन समाज पार्टी का जो पास्ट था, भूतकाल, पिछला उनका कार्यकाल 2017 से पहले की बसपा, वो पूरे पूर्वांचल में अंबेडकर नगर उनका होता था, सारी सीटें उनकी, आजमगढ़ उनका होता था, सारी सीटें उनकी। इसी तरह से देवरिया में, बलिया में, आपके मिर्जापुर में और आजमगढ़ में, हर जगह आप देखिए तो जौनपुर में सब जगह पे बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूत होती थी। धीरे 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 करके अब बलिया में खाली एक एमएलए रह गया, उमाशंकर सिंह। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह का वो है एकला चलो की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जहां खड़ी थी उससे 10 गुना अगर बढ़ेगी तो 10 विधायक हो सकते हैं। लेकिन अलायंस के इस दौर में बहुजन समाज पार्टी को अगर एक अलायंस भी मिल रहा है जिसकी चर्चा अंदर खाने है, वो अलायंस 2 हो सकता है, या ओवैसी का हो जाए या कांग्रेस का हो जाए, जिसकी चर्चा है अंदर खाने, वो भी बहुत दबी दबी आवाज से, अभी वो आवाज मुखर नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही। तब ये दोनों समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे, तब बिल्कुल बदल जाएगा समीकरण। फिर हम जो चर्चा करने बैठेंगे तब बसपा को हटा के जब चर्चा करने अभी हम बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी जो चाहती है वही करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। वो चाहती है कि मतलब चर्चा क्षत्रिय बनाम बनी रहे। और बीएसपी की एंट्री होने के बाद फिर ये चर्चा जो होती है, इसमें फिर हम लोग एकदम इस स्थिति में आ जाते हैं कि अब क्या। तो मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में जहां पर बीएसपी कमजोर है और उसके अंदर खाने तमाम तरह की बातें हैं कि ओवैसी से अलायंस हो सकता है या कांग्रेस से अलायंस हो सकता है, या ओम प्रकाश राजभर बड़ी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, संजय निषाद बड़ी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हम बात करें आज की, आज भी अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी में जो उनके साथ पिछले वर्ग का जो समर्थन है उनके साथ है, उसमें पूरा में वो चीज दिखाई नहीं देती। ओम प्रकाश राजभर 2 जिले में कम से कम राजभरों में उनकी इतनी अच्छी पैठ है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करने के बाद भी अपने साथ राजभर नहीं रह पाई। हालांकि समाजवादी पार्टी से एक एमएलए राजभर है, वो भी बहुत ताकतवर राजभर थे। सुखदेव राजभर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, उनका बेटा है, लेकिन आपने उसका नाम भी नहीं सुना कभी।
रामाचल राजभर बहुजन समाज पार्टी से गए हैं, समाजवादी पार्टी में एमएलए हैं, लेकिन रामाचल राजभर की कभी चर्चा भी नहीं होती। ये पीडीए अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहता है नीरज जी। इसके बाहर अगर पीडीए निकलता है और इन लोगों का इस्तेमाल होता है पूरब में, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा नीरज जी। एक बात और कि पिछले दिनों खबरों में हम लगातार अलग अलग वजहों से धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, जो कि पूर्वांचल के इलाकाई छत्रप हैं, उनको सुर्खियां बनते हुए देख रहे थे। पूर्वांचल की राजनीति में इनके असर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इनका असर ऐसे है कि धनंजय सिंह निर्दल एमएलए हो जाते हैं, धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी से एमपी हो जाते हैं, फिर उनके बाद उनके पिता एमएलए हो जाते हैं, उसके बाद उनका शागिर्द जो है वो एमएलसी हो जाता है। अभय सिंह समाजवादी पार्टी से एमएलए हो जाते हैं, फिर हारते हैं, फिर समाजवादी पार्टी से एमएलए हो जाते हैं। विजय सिंह कभी इससे उसमें आते नहीं। रघुराज प्रताप सिंह जिस सीट से जीतते हैं कुंडा, उसका इतिहास अगर आप देखें तो वहां नियाज हसन एमएलए हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े ताकतवर एमएलए थे, स्पीकर भी थे 1984 वाली सरकार में कांग्रेस की। नियाज हसन 89 तक वहां रहे, उसके बाद आ गए रघुराज प्रताप सिंह, तो रघुराज प्रताप सिंह को कोई हिला नहीं पाया, खुद भी जीतते हैं और दूसरी सीट पे अपने ड्राइवर जो हुआ करते थे उनके, अब वो विधायक जी हैं सम्मानित, और वो भी जीतते हैं, तो 2 सीटों पे उनका असर है। तो पूर्वांचल में ये जो कथित बाहुबली हैं, उनका असर तो है, लेकिन उनको सहारा अगर किसी पार्टी का मिलता है तब वो असर काम करता है। धनंजय सिंह अब निर्दल लड़ते हैं तो हार जाते हैं, उनको लकी यादव हरा देता है, एक जमाने में जीत जाते थे। तो वो जो पूर्वांचल की स्थिति है कि ये एक दूसरे की तू मैं, इसमें कोई ना कोई आएगा बीच में, किसी एक दिन सुलह करा देगा, लेकिन वो सुलह जो है वोटों में कितना परिवर्तन। देखिए, एक समाज को पकड़ के, जैसे मैं अभय सिंह के बारे में, हमारे जिले के हैं, फैजाबाद के हैं, सबसे पहले बीएसपी से लड़े थे, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख कुर्मी बनाया, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख दूसरी बिरादरी का बनाया, इस साल से जिला पंचायत में वो बिरादरियों का सामंजस्य बिठाते हैं, वो क्षत्रिय बन के चुनाव नहीं लड़ते हैं। यही हाल धनंजय का है कि यादव के अलावा दूसरे लोगों को वो अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जौनपुर में यादव जो है वो बहुत ताकतवर है, खासतौर से उनकी उस सीट पे जो पहले रानी कही जाती थी, अब उस सीट का नाम बदल गया है। तो इनके असर से इनकार नहीं कर सकते हैं, वो धनंजय का असर हो, अभय सिंह का असर हो, या क्या कहते हैं रामू द्विवेदी का असर हो, विनीत का असर हो, या लोकसभा जो अतुल राय का असर हो, या अजय राय का असर हो, इनके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस असर के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन जब तक सही नहीं बैठता, अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में ये इनका असर कम है इलेक्शन के मामले में, सत्ता का फायदा इनको मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में जो एक स्थिति बन रही है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सजातीय होने का जैसे जैसे ठप्पा लग रहा है, वैसे वैसे सजातीय नेताओं के साथ की भीड़ जो है, या उनके साथ पीछे जो खड़ा वोट है, या उनके साथ खड़ा हुआ जो दूसरे वर्ग का मतदाता है, उसमें बेचैनी। अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि सजातीय की जो मुहर योगी आदित्यनाथ पे वो लगी रहे, और योगी हमारे ट्रैप में आके इस तरह के बयान देते रहे। नीरज, बिल्कुल। एक घोसी में चूंकि अब उपचुनाव होगा, क्या उसे किसी तरह का सिग्नल माना जाए 2027 के लिए? नहीं। देखिए नीरज जी, आपकी डिबेट में शायद ये बात मैंने पहली बार कही थी, उसके बाद में लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। यूपी की 403 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 3 सीटों में भाजपा हारी थी, और वो 3 सीटें कौन सी थी? एक तो इनकी थी रघुराज प्रताप सिंह की, दूसरी उमाशंकर सिंह थी और तीसरी धनंजय सिंह की, जहां इनकी जमानतें जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद सुधाकर सिंह की सीट जब आई तो सुधाकर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हार गए। तो ये जो मिजाज है, उस जीत या हार से 27 का कोई पैरामीटर तय नहीं होता। उपचुनाव जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वो सीट है कुंदर की को भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय कैंडिडेट ने लाख वोट से जीत लिया है, तो क्या 27 में भी वही स्थिति रहेगी? मुझे लगता है नहीं रहेगी। ये उपचुनाव और आम चुनाव में बड़ा फर्क होता है। सुधाकर सिंह के बेटे के साथ सुधाकर सिंह की सिंपैथी होगी, सुधाकर सिंह के बेटे के साथ एक हमदर्दी होगी, और सुधाकर सिंह के बेटे को हो सकता है उनके पिता से ज्यादा वोट मिल जाए।
इंटरेस्टिंग। तो कोडीन कफ सिरप के बहाने भले ही पूर्वांचल की राजनीति केंद्र में आपको दिख रही हो, लेकिन जैसा सैयद कासिम साहब ने हमें तफसील से बताया कि और भी बहुत सारी वजहें हैं, बल्कि और ज़्यादा अहम वजहें हैं जिनकी वजह से पूर्वांचल 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ज़्यादा दिलचस्प वो पिच होने वाली है जहां चुनाव का ये मैच खेला जाएगा। सबसे ज़्यादा गुत्थियां हमें पूर्वांचल में ही मिलेंगी जिन्हें सुलझाना तमाम पार्टियों के लिए फिलहाल आसान नज़र नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सैयद कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।